इस दुनिया में चांद में एक म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से टेम्परेचर 100 डिग्री तक चला जाएगा। सरफेस इतना ज्यादा गर्म हो जाता है और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पावर प्लांट्स फट जाते हैं। बाहर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि तुम 20 सेकंड से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते और जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है अगर तुम हाथ लगाओगे तो तुम्हारा हाथ वहीं पर चिपक जाएगा। बाहर इतनी गर्मी होने की वजह से बाहर जो भी सामान होता था वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। और इन सब के बीच हमारा हीरो अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ 5 साल तक सरवाइव करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी सप्लाईज कम होना शुरू हो जाती हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे मार देती है। और जब वो मर रहा था उसी की लाश के पास अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डांस करती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन वो मरने की बजाय पास्ट में पहुंच जाता है और अब उसके पास पावर है कि वो बहुत सारी चीजों को एक अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर कर सकता है। अपनी इस लाइफ में वो 3 बिलियन रिसोर्सेज इकट्ठा करे और अपने डायमेंशनल स्पेस में डाल देगा और कसम खाता है कि वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस इंसान बन जाएगा और सबसे बदला लेगा जिसने भी उसे धोखा दिया था। इस टाइम पर हमारा हीरो एक बस में है जहां पर सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे माउंटेन में वोल्केनो की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं और इसी वजह से उनके शहर को खाली करवाया जा रहा है। उस बस में जो पिंक ड्रेस में एक लड़की बैठी थी वो कहती है कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ खरीदने का टाइम भी नहीं मिला। उसके साथ जो लड़का बैठा था वो कहता है कि हमारे पूरे शहर में ऐसा ही हुआ कि सारी सप्लाईज अपने आप गायब होती जा रही हैं। उसके पास जो गंजा इंसान बैठा था वो कहता है कि हमारे शहर की लेक का पानी भी गायब हो गया है और तो और हमारे शहर में जो सबसे बड़ा वेयर हाउस था उसकी सारी चीजें 1 सेकंड में गायब हो गई थी। वो लड़की हैरान होती है और कहती है कि ये सारी चीजें बिलियंस की होंगी। और इस टाइम पर हमारा हीरो जो उसके पीछे बैठा था वो कहता है बिलियंस नहीं ट्रिलियंस में। और इतनी सारी चीजों का गायब होना प्लस जो नेचुरल डिजास्टर लगातार होते जा रहे हैं हम संभल कर रहे हैं वही हमारे लिए अच्छा होगा। वो लड़की पीछे मुड़ती है और कहती है क्या ये सच में दुनिया का अंत होगा? और लड़का खुश होकर कहता है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आखिरकार दुनिया खत्म होने के बाद सब लोग बराबर हो जाएंगे और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि जैसे जैसे दुनिया खत्म होने की तरफ जाएगी इनक्वालिटी बढ़ती ही जाएगी। दुनिया तबाह होने के बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं जब सबको इक्वली ट्रीट किया गया था। आखिरकार उसने खुद सब कुछ ये सब देखा था और अपनी पिछली लाइफ में वो बस एक ऑर्डिनरी सा डिलीवरी गाय था जब तक कि अपोकलिप्स नहीं आया था। हीट वेव्स अर्थ को हिट करती हैं, जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और जमीन के नीचे जो मॉन्स्टर छुपे हुए थे वो बाहर आकर ऊपर सबको खाने लग जाते हैं और कुछ ही पलों में पूरी दुनिया बदल जाती है। जहाँ पर नई जमीन होती है वहीं पर नया कानून होता है और वहाँ का कानून था जिसके पास खाना और रिसोर्सेज होंगे वो वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। सिर्फ कुछ इंस्टेंट नूडल्स मैगीज भी लाखों के बराबर थी और वो इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती थी। कोई भी छोटी सी चीज तुम्हें कुछ भी दिला सकती थी, इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और ये सब कुछ होने के बाद अब वो दोबारा से जन्म लेकर इस धरती पर आया है 1 महीना पहले। वो पिंक ड्रेस में लड़की उसके पास आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो उसे शांत होने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। कहता है मुझे और भी बहुत सारे काम है। आखिरकार एक सुंदर लड़की से इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है अपोकलिप्स के लिए सप्लाईज जमा करना। अपनी पिछली लाइफ में उसने सारा टाइम सप्लाईज को ढूंढते हुए बिता दिया था, लेकिन इस बार वो पहले से तैयारी करके रखेगा। और इस टाइम पे उस वेयर हाउस में जाता है जहाँ पर वो काम करता था और उसका बॉस कहता है कि तुम लेट हो, तुम्हारी सैलरी कटेगी। वो कहता है सॉरी और कोई बात नहीं, तुम मेरी सैलरी काट सकते हो। और वो याद करता है कि पिछले अपोकलिप्स में ये बॉस यहाँ से सारा सामान लेकर भाग गया था और इसी वजह से इस जन्म में ये सारी चीजें मैं अपने लिए ले लूंगा। जैसे ही वो उस वेयर हाउस में एंटर करता है एक सिस्टम ओपन होता है जो अपने आसपास की सारी चीजों को कैलकुलेट करने लगता है कि वहां पर क्या क्या है और उस सारे सामान को उसके डायमेंशनल स्पेस में भेज देता है। 10,000 स्क्वायर मीटर का ये वेयर हाउस बस 1 ही सेकंड में खाली हो जाता है। इस स्पेस एबिलिटी से वो आसपास की लेक को भी खाली कर रहा था और वो सारे रिसोर्सेज जो कि ग्लोबल हीट में तबाह होने वाले हैं। आखिरकार पोस्ट अपोकलिप्स में मैगी इतनी इंपॉर्टेंट थी तो सोचो असली खाना कितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। उसके डायमेंशनल स्पेस में टाइम रुक जाता है तो वहां पर जो चाहे वो स्टोर कर सकता है। आखिरकार वो कभी खराब नहीं होगा और फाइनली उसके पास खाने के लिए अच्छी चीजें होंगी। उसके सामने एक स्क्रीन आती जो उसे दिखाती उसने क्या क्या रिसोर्सेज स्टोर किए हैं और ये सब देखने के बाद वो खुश होता है, सोचता है कि मैं फाइनली प्रिपेयर्ड हूँ इन सारी चीजों के लिए। उसी के वेयर हाउस में काम करने वाले 3 और एम्प्लॉय और उसका बॉस वहां पर आते हैं और देखते कि पूरा वेयर हाउस खाली हो चुका है। वो शॉक हो जाते और उससे पूछते ये सारा सामान कहाँ गया? और अर्जुन उसे कहता है ये सारा सामान मैंने अपने लिए ले लिया है। उन्हें नहीं पता था उसने ये कैसे किया, लेकिन उनका बॉस फिर भी उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे जाओ पकड़ो। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं वो एक कदम पीछे लेता और हवा में गायब हो जाता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है और वो उस बिल्डिंग से 3 मीटर दूर उस बिल्डिंग के बाहर जंप करके आ जाता है। ये उसकी दूसरी एबिलिटी है स्पेस जंप। इसकी मदद से वो कहीं भी एक पोर्टल को ओपन करके 3 मीटर दूर दूसरा पोर्टल ओपन कर सकता है जहाँ से वो निकल सकता है। इसकी मदद से वो बड़ी आसानी से सामान को चोरी कर सकता है, सामान को खरीद सकता है और वहां से बिना किसी मुसीबत के निकल सकता है। इसके बाद वो अपनी यूनिफॉर्म हवा में फेंकता है ये कहते हुए कि मैं रिजाइन करता हूँ। तभी उसका फोन वाइब्रेट
वेट करता है जिसमें नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर बहुत सारी अननेचुरल चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से कोई डिजास्टर हो सकता है, तो सभी सिविलियंस को बहुत ध्यान से रहना हो क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये देखकर अर्जुन हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ये सब कुछ कह रही है। क्या उन्हें पहले से पता था कि ये होने वाला है? तभी उसके पास फोन आता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया का था, जो उसे डांट रही होती है। ना फोन उठाते ही वो हेलो बोलती, ना हाय बोलती है, बस चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने अपने घर को बेच दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम घर को बेच दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं औरत हूं। अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और मुझे सिक्योर फील करवाना चाहते हो तो उस घर को मेरे नाम पर कर दो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। अर्जुन कहता है तुम्हारे पास और कुछ है कहने के लिए? और ये सुनकर वो कहती है ये किस तरह का एटीट्यूड है? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो वो सारे पेपर्स मेरे नाम पर कर दो, अगर नहीं तो मुझसे बात करने की सोचना भी मत। अर्जुन बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने फोन काट देता है क्योंकि उसे याद आता है कि अपोकलिप्स में 5 साल तक वो हर रोज जाता था और सप्लाईज लेकर आता था, लेकिन 5 साल बाद जब वो घर पर आया वो बहुत ज्यादा सप्लाईज नहीं लेकर आ पाया और उन्होंने पीछे से उस पर हमला कर दिया था, बस ये जानने के लिए कि कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहा है। और उसके मरने के बाद वो दोनों उसी की डेड बॉडी के पास डांस करते हैं। और तो और उसकी गर्लफ्रेंड ये भी कहती है कि अर्जुन एक लूजर था, इसी वजह से वो मारा गया, लेकिन तुम बहुत ही पावरफुल हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ हो। अर्जुन मन ही मन सोचता कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था कि इतने लंबे टाइम तक मैंने उन दोनों पर यकीन किया, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता है और इस जिंदगी में उन्हें सारा हिसाब बराबर करना होगा। मैं प्रिया और करण दोनों से बदला लूंगा और इतनी जल्दी तो मैं उन्हें मरने भी नहीं दूंगा। जितना दर्द मुझे हुआ था उनसे 100 गुना दर्द दोनों को दूंगा। इसके बाद वो अपने आप को शांत करता और सोचता है कि जो चीजें मुझे चाहिए वो बाजार में नहीं मिलती, वो बस पैसे से खरीदे जा सकती है और अभी के लिए मुझे पैसे कैसे जुगाड़ने हैं उस पर फोकस करना होगा। इसके बाद वो एक बैंक मैनेजर को फोन करता है जिसका नाम ली था और कहता है कि मैं अपने घर को बेच रहा हूँ आधे प्राइस पर। मैं अपने घर को आधे प्राइस में बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए। उस रियल एस्टेट एजेंसी के बाहर प्रिया और करण उसका वेट कर रहे थे। जब अर्जुन वहां पर पहुंचता है प्रिया उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे इतनी देर तक वेट करवाया, लेकिन वो उसे इग्नोर करता और अंदर चला जाता है। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड की इतनी हिम्मत होती है कि वो अर्जुन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर को बेचने की? अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ सोचा भी तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे तुम। अर्जुन जो कि पिछले 5 साल में सब कुछ सीख चुका था और लड़ना बहुत अच्छे से आता था, वो उसका गला पकड़ता और उसे जमीन पर पटक देता है कि तू कौन है बे? मैं जो चाहे वो अपनी चीज के साथ कर सकता हूँ, वो मेरा घर है, मैं चाहे उसे बेचूं या रखूं, तू है कौन? प्रिया अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए आती है, लेकिन अर्जुन उसे भी एक थप्पड़ मारता है और वो नीचे गिर जाती है और वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया है, ये वो अर्जुन तो नहीं है जिसे मैं जानती थी। करण रो रहा होता और कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, लेकिन अर्जुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे और ना ही मैं इतनी आसानी से तुम्हें मरने दूंगा। अर्जुन उसे छोड़ देता है और अंदर जाने लगता है और इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो शायद मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो सोचना भी मत। अर्जुन गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है और वो दोनों इतने डर जाते हैं कि वो वहां से भाग जाते हैं। जब वो रियल एस्टेट के अंदर जाता है वहां पर उसका मैनेजर उसे पानी देता है और उसे बड़े अच्छे से ग्रीट करता है। और तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्जुन के घर का प्राइस 1 मिलियन है और वो उसे बस 7 लाख में बेच रहा है। तो मैनेजर अगर उससे घर खरीद के किसी और को बेच देता है तो 3 लाख का प्रॉफिट कमा सकता है। अर्जुन उसे दोबारा से कहता है कि मैं घर बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए। ऑब्वियसली बैंक मैनेजर अग्री करता है और कहता है कि आज हम सारे पेपर साइन कर लेते हैं और कल सुबह तक मैं सारे पैसे भेज दूंगा। अर्जुन अग्री करता है क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही ग्लोबल हिट शुरू होगा घर और बिल्डिंग सारी वैल्यू लूज कर देंगे। शहर में इतने सारे डिजास्टर होने के बावजूद वो शहर बहुत ज्यादा शांत था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वोल्केनो, सुनामी, डिजास्टर्स, अभी सब कुछ आना बाकी है। अर्जुन जब वहां से निकलकर गलियों में जा रहा था उसे एक पोस्टर दिखाई देता है, गेट लोन इंस्टेंट लोन। तो अपने घर के सर्टिफिकेट के साथ वहां पर जाता है और वहां पर जाकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसी का बड़ा भाई है जिसकी पिटाई उसने अभी अभी की थी। मतलब करण का बड़ा भाई राकेश था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें घर के कागज यहीं पर रख कर जाने होंगे। अर्जुन कहता है कि मुझे 6 लाख चाहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। मैं कसीनो में सारे पैसे दुगने कर दूंगा और तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगा। ये सुनकर राकेश सोचता है ये उन गैम्बलर्स में से है जो कि इस सारी चीजों के लिए अपने रिश्तेदारों को ही बेच सकते हैं और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि वो कसीनो में सारे पैसे हार जाएगा, वापस नहीं कर पाएगा। वो उसका घर तो रख ही लेगा, प्लस उसके ऊपर जो 6 लाख का लोन होगा वो भी रह जाएगा। वो अग्री करता है और इसी के साथ उसके बैंक अकाउंट में और 6 लाख आ जाते हैं। प्रिया और करण बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि अर्जुन ने उनके साथ मारपिटाई की थी, लेकिन वो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए वहां पर जाता और देखता है कि अर्जुन वहीं से निकल रहा था। वो दोनों शौक हो जाते लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते और करण तो अभी भी अपने गले को पकड़ रहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो डिसाइड करते कि वो उसका पीछा करेंगे। अर्जुन को पता था कि जैसे ही डिजास्टर शुरू होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाएंगी, लेकिन एक बिल्डिंग थी
जो बिल्कुल आखिर तक बची रही थी, द ग्रैंड होराइजन 5 स्टार होटल। उसे पता था कि प्रेसिडेंशियल स्वीट बहुत ही अच्छा है और वहां पर एक स्विमिंग पूल भी है, और डिसाइड करता है कुछ टाइम के लिए इस होटल को एक बेस की तरह यूज करना सही फैसला होगा। और पिछली लाइफ में भी इस होटल में बहुत लंबे टाइम तक खाना रहा था। जब उस होटल में जाता है तो वहाँ की फीमेल वेट्रेस तारा उसे मिलती है। वो उसे पूछते है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है, और अर्जुन कहता है कि मुझे 1000 टेबल बैंक्वेट की चाहिए। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसे एक टेबल ऑफर करती है और उसे बताती है और सोचती है कि ये किसी बहुत ही अमीर इंसान का बेटा होगा। वो उसे अलग अलग ऑप्शन दिखाती है और कहती है कि तुम इन सब में से चूज कर सकते हो, और वो डिसाइड करता है 10,000 पर टेबल मेरे लिए ठीक रहेगी और इसके लिए मैं 5 लाख पहले ही एडवांस में दे दूंगा। और कहता है जैसे ही खाना डिलीवर हो जाएगा मैं बाकी सारी पेमेंट भी कर दूंगा। वो उसे दूसरे रूम में बुलाती है ताकि वो पेमेंट कर सके। ये 5 लाख बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो एक बार में ही 5 लाख खर्च कर दे उसके बाद श्योरली बहुत सारे पैसे होंगे, और ये अच्छा होगा कि वो इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करवा दे। वो उससे पूछती है क्या तुम शादी कर रहे हो, और वो कहता है कि हाँ ये सब शादी के लिए है, और तो और मुझे एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी चाहिए। वो उस होटल से बहुत खुश होकर निकलता है क्योंकि उसे 1 करोड़ का खाना बस 5 लाख के डिपॉजिट पर मिल गया था, और बाकी की पेमेंट के बारे में उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि जैसे ही ग्लोबल हीट शुरू होगा आइस ब्लॉक्स करोड़ों की हो जाएंगी। जब अर्जुन वहां से जा रहा था तो तारा उसे देखकर सोचती है कि जो भी लड़की इससे शादी करेगी वो बहुत ज्यादा लकी होगी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसे बताती है कि मैं अर्जुन की गर्लफ्रेंड हूँ, और उसे बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अभी अभी 1000 टेबल्स बैंकेट की बुक की हैं और तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हें ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है। और तारा उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि इसका बिहेवियर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये दिखने में सुंदर है और अमीर आदमी हमेशा ऐसी लड़कियों को पसंद क्यों करते हैं। इसके बाद तारा उसे बताती है कि इनकी टोटल कॉस्ट 10 मिलियन है, यानी 1 करोड़। और ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो उसे एक और बात बताती है, उसने अभी के अभी 5 लाख डिपॉजिट भी कर दिए हैं। और ये सुनते ही उनकी आंखें फट जाती हैं, और ये सब सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को यकीन नहीं होता कि उस लूजर के पास इतने सारे पैसे हो ही नहीं सकते। लेकिन तारा उसे ट्रांजैक्शन दिखाती है जिसमें अर्जुन ने उसे 5 लाख ट्रांसफर किए थे, और वो सोचती है कि ये तो बस एक डिलीवरी वाला था, इसके बाद इतने सारे पैसे कहाँ से आए। होटल से बाहर निकलने के बाद करण प्रिया से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वो 1000 लोगों को किन किन को बुलाएगा। और प्रिया तब तक खुश हो रही होती है कि अर्जुन सच में बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा था और मुझे सीक्रेटली अपने सारे अमीर दोस्तों के साथ मिलवाएगा। और इसी बीच करण उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सके वो निकालनी है ताकि मैं उस लूजर के साथ रह सकूं और अपनी रिच लाइफ को एंजॉय कर सकूं। और ये सोचते सोचते उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस लूजर से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन वो अगर इतना अमीर है तो क्यों नहीं। घर पर अर्जुन सब कुछ मिला रहा था, कैलकुलेट कर रहा था कि उसे कितने पैसे मिले हैं। उसे 7 लाख अपने घर के लिए लिए थे, उसके बाद 6 लाख का इंस्टेंट लोन, जिसमें 5 लाख वो बैंकेट टेबल्स के लिए दे चुका है। इसके बाद वो सोचता अगर मेरा नाम खराब होने ही वाला है तो क्यों ना कुछ ऑनलाइन ऐप से भी लोन ले लिया जाए। उसके बाद एक के बाद एक अकाउंट्स बनाता है, फोटो खींचता है, अपना साइन अप करता है, और 80 ऐसी एप्स पर लॉग इन करने के बाद, साइन अप करने के बाद और इंस्टेंट लोन लेने के बाद 9,17,000 और इकट्ठे कर लेता है। और अब इतने सारे पैसे मिलने के बाद उसे बहुत सारी चीजें खरीदनी है, जैसे कि फायर प्लेस, आइस मेकिंग मशीन, स्मोकलेस चारकोल और आइस ब्लॉक्स और कुछ और अलग चीजें जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और वो सोचता है सारी चीजों को ऑनलाइन बाय करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि उनकी फास्ट डिलीवरी होती है और हर जगह जाकर सामान लेने में बहुत दिक्कत होगी। और ये सारी चीजें एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड को सरवाइव करने के लिए जरूरी हैं। अर्जुन अपने घर से निकलकर बाहर जा रहा था, तभी उसे एक लड़की आवाज देती है, और अर्जुन को पता था कि ये लड़की किसी भी अच्छे काम से नहीं आई होगी क्योंकि ये प्रिया की दोस्त है अनन्या, और इसने हमेशा अर्जुन के बारे में बुरा ही बोला है, हमेशा इसे लूजर और कायर ही बोला है। वो इसे कहती है कि प्रिया तुम्हें मिस कर रही है, और ये सुनकर अर्जुन कहता है मुझे मिस कर रही है, तुम्हारा मतलब मेरे घर को मिस कर रही है। ये सुनने के बाद वो प्रिया के पास जाती है और कहती है वो बहुत ज्यादा उदास है, शायद उससे तुम्हारे बिहेवियर से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। तभी प्रिया भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ एक वॉक पर चल सकती हूँ, अगर मेरे बिहेवियर ने तुम्हें परेशान किया हो तो सॉरी। लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता, उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। और ये देखकर प्रिया गुस्सा हो जाती है और इरिटेट होने लगती है क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और ये बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया है। तभी वो टैक्सी लेकर आगे चला जाता है और प्रिया ये उसे बताती है। फिर वो दोनों भी टैक्सी लेकर उसका पीछा करती है देखने के लिए कि वो कहां पर जा रहा है। अर्जुन एक आइस फैक्ट्री में जाता है, वहां का मैनेजर उसे वेलकम करता है। तभी अर्जुन पूछता है कि 2000 टन एडिबल आइस तैयार है या नहीं है, और वो कहता है कि हमारी फैक्ट्री बहुत बड़ी और बहुत टाइम से डिलीवरी करती है, तुम्हें कुछ छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करना होगा और बाकी सारा काम डिलीवर होने के बाद। और अर्जुन वही खड़े खड़े ही उसे 1 लाख ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर बैंक मैनेजर खुश हो जाता है और उसे पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो, क्या तुम कोई इवेंट प्लान कर रहे हो। अर्जुन अपनी कैब में बैठने वाला था और वो कहता है कि ये बस चैरिटी के लिए है। इसके बाद बैंक मैनेजर कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा से कोई इवेंट करवाना हो तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करना और प्राइस नेगोशिएबल है। अर्जुन वहां से चला जाता है, तभी वहां पर एक और टैक्सी आती है। मैनेजर एक्साइटेड हो जाता है कि शायद कोई और
क्लाइंट हो सकता है, लेकिन वहां पर प्रिया और उसकी दोस्त आई थी। उससे पूछती है कि जो लड़का यहाँ पर अभी अभी आया था वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। और ये सुनकर वो मैनेजर परेशान हो जाता है, क्या ये डिटेक्टिव खेल रही है। वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। मैनेजर उसे बताता है कि उसने 8 लाख की एडिबल आइस ऑर्डर की है। और ये सुनते ही वो और ज्यादा हैरान हो जाती है कि 8 लाख की। वो उससे पूछती है क्या उसने ऐसा कुछ बताया था, ये इसका क्या करने वाला है। और मैनेजर याद करता है और बताता है कि ये एक चैरिटी इवेंट के लिए है। और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी तक वो सोच रहे थे कि शादी के लिए है, लेकिन चैरिटी इवेंट। और दूसरी तरफ अर्जुन शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में वो गरीब था और अब उसके पास पैसे हैं, तो क्यों ना खाने का मजा लिया जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो वहां पर जाता है और मेन्यू देखता है। वहां पर लास्ट डिश थी, वो सबसे महंगी डिश थी 17,000 की। वो वेट्रेस से पूछता है कि ये क्या है, और वो उसे बताते हैं ये हमारे शेफ की स्पेशलिटी है। और वो उसी डिश को ऑर्डर कर देता है। इसी बीच वो सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए थे और लोगों को लग रहा था कि ये कुछ अजीब सी म्यूटेशन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी जानवर बस सरवाइव करने के लिए म्यूटेट कर रहे थे, जो कि हमेशा से एवोल्यूशन में होता आया है। और शायद इंसान भी इसी तरीके से इवॉल्व करना शुरू कर देंगे। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसके पिंक कलर के बाल थे। उसे देखकर अर्जुन हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में ये लड़की हेल्थ शेफ के नाम से फेमस हुई थी। इसके पास ऐसी पावर थी जिससे वो किसी भी चीज के लिए अच्छा खाना बना सकती थी। और वो ज्यादातर जो क्रीचर्स म्यूटेट हो चुके थे उनसे खाना बनाती थी, और वो हमेशा किसी ना किसी को मार ही देते थे। लेकिन वो इतना टेस्टी होता था कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते थे। और अर्जुन के एक्सप्रेशन देखकर वो सोचती है क्या इसे लग रहा है कि मैं इसके खाने में जहर मिला दूंगी, इसने इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों बनाया है। इसके बाद वो शेफ एक्सप्लेन करती है कि इस डिश का नाम है टू फेस लाइफ। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के मीट हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। अर्जुन उसे ट्राई करता है और कहता है 17,000 वर्थ इट थे इस डिश के लिए। और मनी मन सोचता है अगर पोस्ट अपोकलिप्स में ग्लोबल हीट के बाद अगर ये मेरे घर पर आकर रहे तो बहुत बढ़िया होगा। प्रिया और उसकी दोस्त बाहर खड़े थे जो ये सोच रहे थे कि ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और प्रिया कहती है मैं वेट नहीं कर सकती उसकी वाइफ बनने का, तब मैं भी ये सारी चीजें एंजॉय कर पाऊंगी। इसी रेस्टोरेंट के साथ में एक बार भी था जो कि इस पूरे शहर का सबसे एक्सपेंसिव बार था। अर्जुन डिसाइड करता है वो वहां पर जाएगा, क्योंकि बाद में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। वहां पर वो ड्रिंक करना स्टार्ट करता है, जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। उसमें से एक लड़की वहां पर उदास बैठी होती है और बाकी सारी लड़कियां बताती हैं कि इसकी बॉयफ्रेंड ने इस पर चीट किया है, और वो भी अपनी से बड़ी उम्र की औरत के साथ, इसीलिए वो बहुत उदास है और यहाँ पर मजे करने के लिए आई है। तभी वो अपनी पूरी ड्रिंक पी लेती है और उससे पूछती है क्या तुम सिंगल हो। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है और उसके पास आकर कहती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो। और तभी वहां पर प्रिया और उसकी दोस्त आ जाती हैं और अर्जुन को उन 3 लड़कियों के साथ देख लेती हैं। अर्जुन कहता हम रूम में जा सकते हैं, और वो भाग कर ऊपर चले जाते हैं। प्रिया और उसकी दोस्त उसे फॉलो करती है। रूम में जाने के बाद वो उसके माथे पर उंगली मारता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, अपने घर पर ही रहना और बहुत सारा खाना जमा कर लो, तुम्हें काम आएगा। और तभी वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही अर्जुन उस लड़की को रूम में छोड़कर बाहर आता है। वो सोचता है कि ऐसा चांस बहुत कम मिलता है और कितनी बुरी बात है मुझे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जब तक ये दोनों यहाँ पर हैं मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। प्रिया और उसकी दोस्त हर दरवाजे पर जाकर देख रही है कि अंदर रूम में कौन है, लेकिन अर्जुन वहां पर अपने स्पेशल जंप की मदद से आसानी से निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन अर्जुन ने एक वेयर हाउस बुक किया था, जहां पर चारकोल फैक्ट्री से, आइस फैक्ट्री से, बैंक्वेट से सब वहां पर आए हुए थे डिलीवरी के लिए। ये देखकर करण हैरान हो जाता है कि इसने इतना बड़ा वेयर हाउस सिर्फ डिलीवरी के लिए बुक किया है। और अब तो प्रिया भी कंफ्यूज थी कि ये सब हो क्या रहा है। तभी प्रिया की दोस्त अनन्या कहती है देखो वहां पर सारे बैंकेट टेबल्स लग रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ पर सब कुछ सेट हो जाएगा तभी यहाँ पर बहुत सारे अमीर गेस्ट आएंगे और वो अनाउंस करेगा कि वो तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। वो ये सब सुनकर खुश होती है और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगती है और कहती है अगर वो ऐसा करेगा तब भी मैं थोड़ा बहुत तो एटीट्यूड दिखाऊंगी और उसकी सिंसेरिटी को देखकर ही मैं उसे हाँ कहूंगी। अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करता होगा तभी मैं उसे हाँ कहूंगी, वरना ना कह दूंगी। और ये सब सोचकर वो अर्जुन से बात करने के लिए जाती है और पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है। अर्जुन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ये सब अरेंज करने में। और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझ जैसी सुंदर लड़की को एक काम बताने की। लेकिन तभी उसकी दोस्त वहां पर आती है और कहती है हो सकता है ये कोई टेस्ट है जिसे वो देखना चाहता हो, क्या वो तुम अमीर बनने के लायक हो भी या नहीं हो। और ये सुनते ही वो अपना एटीट्यूड को चेंज करती है और कहती है कि मैं एक सॉफ्ट पोलाइट लड़की हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हार्ड वर्क कैसे करना है। और बॉक्सेस को उठाकर वहां पर रखने लगती है, लेकिन मन ही मन वो सोचती है कि एक बार बस मैं अमीर बन जाऊं फिर इसको मजा चखाऊंगी। तभी वहां पर उसकी दोस्त अनन्या आती है और अर्जुन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो अपने मन में सोच रही होती है
अगर कोई इंसान इतना अमीर है तो एक वाइफ तो नहीं रखेगा। अगर मैं उसे ये दिखाऊं कि मेरे पास क्या है ऑफर करने के लिए, तो शायद मुझे थोड़े बहुत तो पैसे एंजॉय करने के लिए मिल जाएंगे। और कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इन सारे बॉक्सेस को वहां पर रखने के लिए। और अर्जुन मनी मन सोच रहा होता है कि वो फ्री लेबर को मना कैसे कर सकता है। आखिरकार यहाँ पर बहुत सारा चारकोल, आइस और टेबल्स हैं सेट करने के लिए। सुबह से शाम हो जाती है और फाइनली वो सारे बॉक्सेस को उतार कर वहां पर रख देते हैं। प्रिया के पैर कांप रहे होते हैं और वो पसीने से तरबतर हो रखी होती है और वो मनी मन सोचती है कि मैं एक बार इसकी वाइफ बन जाऊं और मुझे सारे पैसे मिल जाए, फिर मैं इसे बताती हूँ जितनी इसने आज मुझसे मेहनत करवाई है मैं इससे डबल मेहनत करवाऊंगी। और उसकी दोस्त भी जमीन पर गिर जाती है और कहती है कि मैंने भी आज पूरे दिन से बॉक्सेस उठाकर यहाँ से वहां रखे हैं, मैं सच में बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। प्रिया कहती है कि इसे जल्दी से जल्दी मुझे प्रपोज करना होगा इससे पहले कि सारे अमीर लोग यहाँ पर आ जाएं। प्रिया अपने मनी मन चिल्ला रही होती है कि खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से जल्दी मुझे प्रपोज करो, बहुत हुआ ये टेस्ट, में कोई और टेस्ट नहीं दूंगी। और तब तक जो भी वहां पर डिलीवरी करने के लिए आए थे अर्जुन उन्हें बहुत सारे पैसे देता है टिप के तौर पर और वो सारे डिलीवरी वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अर्जुन को थैंक यू कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इसी बीच वहां पर प्रिया आती है और उसको बोलती है क्या तुम मुझे कुछ बताने नहीं वाले थे? अर्जुन कहता है हाँ, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन तुम्हारे लिए कोई भी टिप नहीं है तो तुम जा सकती हो। प्रिया शौक में उसे कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, गेस्ट यहाँ पर आते ही होंगे और यहाँ पर 1000 टेबल लगी हुई है, क्यों ना तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करो और फिर हम एक अच्छी लाइफ जी सकें। अर्जुन पीछे उठता और कहता है क्या सच में तुम शादी करना चाहती हो? क्योंकि मैं अपना घर बेच चुका और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। और ये सुनकर वो कहती है अगर तुम्हारे ऊपर इतना सारा लोन है तो तुमने ये सब सेटअप कैसे किया? 1000 खाने की टेबल्स, आइस, चारकोल। और इसका जवाब देते हुए अर्जुन कहता है कि मैं बस अपने बहुत ही रिच बॉस की हेल्प कर रहा हूँ, वो एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता था। क्या आप भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? प्रिया इतने गुस्से में हो जाती है उसके ऊपर जंप करती है उसे मारने के लिए। अर्जुन साइड में हटता है और कहता है क्या हो गया तुम्हें? वो रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। और अर्जुन कहता है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। वो जमीन पर गिर गई थी और उसके बाद कहती है कि तुम सिर्फ पुअर लूजर हो और मुझसे शादी करने के बारे में कभी सोचना भी मत। अर्जुन वहां से जाने लगता है और कहता है गोल्ड डिगर की वैसे भी किसे परवाह है। प्रिया गुस्से में कहती है तुम कभी मेरे पास वापस आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। प्रिया और उसकी दोस्त जब वहां से गुस्से में जा रही होती हैं, अर्जुन उनकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी जब ग्लोबल हीट शुरू होगी। उसके बाद उस वेयर हाउस का दरवाजा बंद करता है और सारी चीजों को अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर करने लगता है। फाइनली सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और वो दोबारा से उसी ग्रैंड होराइजन होटल में चला जाता है और वहीं पर वो भी था जिससे उसने लोन लिया था, यानी करण का बड़ा भाई राकेश। करण भी वहीं पर था, प्रिया भी वहीं पर थी। करण प्रिया को कहता है कि तुम उस लूजर के बारे में मत सोचो और वैसे भी तुम हमेशा मेरे साथ ही रहा करो। और वो सोचते है कि हाँ, ये उस लूजर से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इसके साथ रहने में मेरा फायदा है। और तभी वो देखते है कि उनके पीछे एक टेबल पर अर्जुन बैठकर खाना खा रहा होता है और करण उसे देखकर चिल्लाता है और अपने भाई को कहता है कि यही वो लड़का है जिसने मुझे मारा था। राकेश उसकी तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, क्या सारे पैसे खत्म हो गए? तभी उसका छोटा भाई उससे पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? राकेश कहता है कि इसने मुझसे 6 लाख उधार पर लिए थे और कल की डेट है जब ये मुझे वापस करेगा। और ये सुनकर करण बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हम दोनों चीजों को सेटल कर सकते हैं, इससे पैसे भी ले लेंगे और इसने मुझे जो मारा था उसका भी बदला ले लेंगे। प्रिया और उसकी दोस्त सोचते हैं कि सच में हमने इस लूजर से छुटकारा पाकर बहुत अच्छा किया, मैं सोच भी कैसे रही थी कि मैं इससे शादी करूंगी। तभी राकेश उससे पूछता है कल तुम्हें पैसे देने हैं, आज तुम यहाँ पर इतने महंगे होटल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास सारे पैसे हैं? और तभी करण पीछे से चिल्लाता है कि भाई इससे बात ही मत करो, इसने मुझे सीधा इसे मारते हैं। और तभी वहां पर होटल की वेट्रेस सारा आ जाती है और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और कोई लड़ाई ना करे। राकेश वेट्रेस को कहता है कि अगर तुम इस लड़की को इस होटल से बाहर फेंक दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और तारा अर्जुन की तरफ मुड़ती है और उससे पूछती है कि क्या हो रहा है और वो कहता है कुछ ये कीड़े मकोड़े मुझे परेशान कर रहे हैं। और तभी राकेश गुस्से में उसकी टेबल पर स्लैम करता है और कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए शांत था क्योंकि तुम्हें कल पैसे देने थे। और तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम है रवि, वो शैडो क्रू गैंग का लीडर है। और वो पीछे से राकेश को कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ पर शोर मचाने की? राकेश उसकी तरफ देखता और उसे पता था कि एक बिजनेसमैन है लेकिन ये अंडरवर्ल्ड में भी शामिल है और इसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। वो उसे बताता है कि आज मेरी यहाँ पर एक मीटिंग है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं कोई भी मुसीबत क्रिएट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। अर्जुन भी इसे रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि पिछले लाइफ में ये सबसे पावरफुल इंसानों में से एक बन गया था और इसे टाइटल दिया गया था स्कल क्रशर। और यहाँ तक कि राक्षस भी इसके लिए काम करते थे और इससे डरते थे। और उसे अचानक से याद आता है कि ये होटल पहली जगह थी जहां पर इंसानों को पावर्स मिलने लगी थी और वो म्यूटेट होने लगे थे। शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इसे इतनी पावर मिल गई थी और स्कल क्रशर का इसे टाइटल मिला था। और वो मनी मन सोचता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था अब उसे मैं ले लूंगा और तुम्हारी सारी पावर मेरे पास होगी। और इसी बीच रवि भी अर्जुन को घूर रहा होता है और इसी बीच रवि वहां की शेफ नीना को एक इंसान से मिलवाने के लिए लेकर जाता है जो कि एक और गैंगस्टर था जिसका नाम था सुरेश। वो उसे एक वाइन का ग्लास ऑफर करता है जिसमें
पहले से ही कोई ना कोई ड्रग मिला हुआ था। इसी बीच अर्जुन याद कर रहा होता है कि कैसे पिछली लाइफ में वो प्रिया के साथ एक बेसमेंट में छुप गया था और उसने सब कुछ किया था उसे बचाने के लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में वो उसे लात मारकर भगा देगा और तब भी वो उसके पीछे आती रहेगी। अर्जुन खिड़की में खड़ा होकर वाइन पी रहा होता और बाहर देख रहा होता कि वो दोनों भाई पूल में जाने वाले हैं और ये देखकर वो सोचता है ये परफेक्ट मौका है बदला लेने का। और वो दोनों भाई बात कर रहे होते कि आज की रात बहुत ज्यादा गर्म है लेकिन ये सब वर्थ इट होगा क्योंकि वो दोनों लड़कियां बिकिनी में यहाँ पर आएंगी। प्रिया और उसकी दोस्त वहां पर आती है और वो देखती है कि आज चांद कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, इतना ब्राइट जितना दिन में सूरज होता है और सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। तभी करण उसके पास जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये देखकर ऊपर से अर्जुन सोच रहा होता है कि इनका प्यार अभी अभी फटने वाला है। और तभी अर्जुन अपना वाइन का ग्लास ऊपर करता है और कहता है वेलकम। और तभी ग्लोबल हीट शुरू हो जाता है। तभी चांद लाल कलर का हो जाता है और एक ऑरा एमिट करता है जो कि सब लोगों को फील होता है जो भी पूल के पास थे या फिर बाहर थे। और वो सब वापस होटल की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें हैरानी हो रही होती है कि हमारी स्किन जल क्यों रही है। और जो होटल के अंदर थे वो सोच रहे होते हैं कि ये रात है लेकिन फिर भी इतना ब्राइट क्यों है। वो तीनों भागते हुए होटल के अंदर आते हैं। उनकी स्किन पहले ही लाल हो चुकी है। वो देखते हैं कि कहीं हमें पानी या कुछ मिल जाए जिससे हम अपने आप को ठंडा कर सके। वहां पर एक फिश एक्वेरियम था। वो तीनों जाते हैं और उसमें जंप कर देते हैं। वो तीनों पानी में कूदकर अपने आप को ठंडा करते हैं। और तभी उसके आसपास के लोग कहते हैं कि राकेश कहाँ पर है। और तभी करण चिल्लाता है कि भाई कहाँ गया। और तभी राकेश बाहर से आता है जिसकी स्किन बहुत बुरी तरीके से जल चुकी है। और उस रूम में जहाँ पर शेफ नीना गई थी वहां पर सुरेश उससे पूछ रहा होता है कि तुम ड्रिंक क्यों नहीं पी रही हो। रवि उसे कहता है कि हमने एक बैंकेट तैयार किया है, वहां पर बहुत अच्छा खाना है, क्यों ना हम वहां पर जाएं। सुरेश उसे मना करता है और कहता है कि इस शहर में मैं अगर किसी को ड्रिंक दूं तो वो मना नहीं कर सकता, उसे पीना ही पड़ता है। और नीना सुनकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे लगता है कि रवि ने उसे सेटअप किया और यहाँ पर फंसा दिया है। उसके मन में चल रहा होता है कि रवि अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए इसने मुझे इसे ऑफर कर दिया। और वो सुरेश को बहुत अच्छे से जानती थी। इस शहर में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करे और उसने बहुत सारी औरतों को परेशान किया है। और आज पूरे चांसेस हैं कि वो उसका शिकार बन जाएगी। और उसे पक्का पता है इस वाइन में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है। वो इस ड्रिंक को पी नहीं सकती लेकिन फिर भी वो कर क्या सकती है, क्या वो उसे मना कर देगी। जब वो ये सोच रही होती है वो क्या करे तभी वहां पर मून में म्यूटेशन शुरू होती है और वो सब जलने लगते हैं। तभी वो कर्टेन्स को आगे लगा देते ताकि वो देख सके कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी सुरेश कहता है कि हमें नीचे जाकर देखना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और इसी बीच नीना बच जाती है। होटल की लॉबी में तारा सबको बता रही होती है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर आती ही होगी। तभी रवि अपने गैंग मेंबर से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है और उसे बताता है कि चांद अचानक से लाल हो गया था और टेम्परेचर 70 डिग्री तक बढ़ गया है और पूरे शहर में बहुत से लोग जल चुके हैं और इंजर्ड हो चुके हैं। तभी सुरेश मिनिस्टर को फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर किसी को भेजो मुझे रेस्क्यू करने के लिए। और कुछ देर बात करने के बाद वो रवि को बताता है कि शायद उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है और वो रेस्क्यू टीम को यहाँ पर नहीं भेज पाएंगे। और दूसरी तरफ करण का बड़ा भाई राकेश पूरी तरीके से जल चुका था। लोगों ने उस पर ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश की जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिले लेकिन वो काफी नहीं था। उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना होगा लेकिन बाहर के टेम्परेचर को देखकर ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। राकेश को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर नहीं आ रही, ना ही यहाँ पर एम्बुलेंस आ सकती है। तो अपने एक दोस्त को फोन करता है कि वो मुझे बचाएगा। वो उसे फोन करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर आओ और पिक करो। वो कहता है कि मैं बहुत दूर हूँ लेकिन फिर भी मैं आता हूँ। और जैसे ही वो पार्किंग स्टेशन से बाहर निकलता है इतनी रोशनी देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये दिन है या रात है। और वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उसके कार के टायर फट जाते हैं। वो कार से निकलता है गर्मी की वजह से लेकिन उसका पैर चिपक जाता है। उस टाइम पर वो राकेश को फोन कर बताने वाला था कि वो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसका चेहरा जमीन से चिपक जाता है क्योंकि जमीन इतनी ज्यादा गर्म थी। और वो जैसे ही गिरता है वो दूसरी तरफ देखता है कि एक और इंसान जमीन पर गिर चुका था लेकिन वो पूरी तरीके से जल चुका था। वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि खाल पिघल रही थी। वो उसी से डर जाता और उठने की कोशिश करता और ये रियलाइज नहीं करता है कि उसका चेहरा पहले ही जमीन पर चिपक चुका था। और दूसरी तरफ फोन में जब होटल में ये सारी बातें सुनाई देती हैं वो उन्हें चिल्लाता हुआ सुनाई देता है तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही कि कोई पिघल रहा है। जब ये सब कुछ हो रहा था पूरा शहर इस गर्मी से परेशान था, सब लोग मर रहे थे। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही थी कि टेम्परेचर 75 डिग्री तक पहुंच चुका है। तब भी हमारी कहानी का हीरो अर्जुन अपने रूम में बड़े आराम से कंट्रोल टेम्परेचर में सो रहा था। कुछ देर बाद गवर्नमेंट दोबारा से अनाउंसमेंट करती है कि टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच चुका है और सब लोग अपने घर के अंदर ही रहे। और इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से पावर प्लांट और कम्युनिकेशन डिवाइस सब कुछ फट जाते हैं जिसकी वजह से वो किसी को भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते। और पावर प्लांट फटने की वजह से कहीं पर भी बिजली नहीं होती। इसी बीच प्रिया और उसकी दोस्त कंप्लेन कर रही होती हैं कि हमें इस रूम में नहीं रहना, यहाँ पर आदमी आदमी। और तभी सारी लाइट चली जाती है और उसी के साथ एसी जो चल रहा था वो भी चला जाता है। गर्मी की वजह से
सारे आदमी अपनी अपनी टी शर्ट उतारने लगते हैं क्योंकि वो गर्मी से पागल हो रहे थे। और इसी बीच प्रिया को याद आता है कि अर्जुन के रूम में एक स्विमिंग पूल है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन उसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था और वो पानी भी बिल्कुल ठंडा था। उसे पहले ही पता था कि बिजली यहाँ से चली जाएगी क्योंकि पावर प्लांट्स फट जाएंगे और इसी वजह से उसने ये स्वीट बुक किया था जिसमें एक स्विमिंग पूल था। इसके साथ उसने बहुत सारे वर्टिकल एयर कंडीशनर खरीदे थे और साथ में बैटरीज जो उन्हें चलाने के लिए जरूरी थी। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड था और ठंडा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अभी यहाँ पर किस चीज की कमी है, बर्फ की। वो अपनी डायमेंशन से थोड़ी बर्फ निकालता है और उसके बाद कहता है कि अब ठीक है और उसके बाद अपने सोफे पर आराम से बैठ जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि अपोकलिप्स का पहला दिन है तो आज थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर ढेर सारा खाना निकाल लेता है जो कि बिल्कुल फ्रेश होता है। और खाना खाते वक्त वो सोचता है कि मुझे पावर्स गेन करने का मौका कब मिलेगा। और तभी कोई उसके रूम पर आता है और दरवाजा नॉक करने लगता है और बाहर से आवाज आती है कि हमें पता है कि तुम अंदर हो, जल्दी दरवाजा खोलो। अर्जुन को पता था कि उसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर है, प्लस उसने जो तैयारियां की थी उसकी वजह से उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुस्से की वजह से दरवाजा खोलता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बाहर खड़े सभी लोगों को ठंडी हवा महसूस होती है और उन्हें थोड़ी सी शांति मिलती है क्योंकि बाहर इतनी गर्मी थी और उसका रूम इतना ठंडा था। राकेश उससे पूछता है हर जगह बिजली चली गई है लेकिन तुम्हारा रूम इतना ठंडा कैसे है। उसके बाद करण देखता है और सबको चिल्लाकर बताता है इसके रूम में एसी है, बर्फ है, स्विमिंग पूल है और अच्छा खाना भी है। और तभी प्रिया चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि हम बाहर इतनी गर्मी में मर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें वहां पर बाहर छोड़ने की और तुम यहाँ पर लग्जरी में जी रहे हो। तभी राकेश दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे जो लोन लिया था वो चुकाने की बारी है, तो जल्दी करो, ये रूम खाली करो, अब से ये मेरा है। और जैसे ही वो एक कदम अंदर रखता है उसके पेट में गोली लगती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। अपने पेट पर घाव को देखता है जहां पर गोली लगी थी और इसी के साथ अर्जुन उसे वार्निंग देता है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुम जरूर मरोगे। और सब लोग हैरान हो जाते हैं और उनके मन में बस यही चल रहा होता है क्या सच में इसके पास गन है। और तभी राकेश गुस्से से आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। तभी एक और गोली की आवाज आती है और राकेश जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद अर्जुन उन सबको बोलता है कि जिसको भी मरना है वो यहाँ पर रह सकता है, तुम्हारे पास 3 सेकंड का टाइम है, जो भी मुझे यहाँ पर दिखेगा उन सबको गोली लगेगी। और इसी बीच होटल के लॉबी में रवि वेटर से आर्ग्यू कर रहा होता है कि इतने बड़े होटल में खाना क्यों नहीं है, आखिरकार सारा खाना कहाँ गया, क्या तुम उसे छुपा कर रख रही हो। और वो कहती है कि हमें रिसेंटली कुछ बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से सारा खाना खत्म हो गया है और बाकी सारा खाना आज आने वाला था, लेकिन इतनी गर्मी की वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाए। और इसी बीच सुरेश वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल था तो वो सारा पानी अपनी बॉडी पर डालने लगता है ताकि वो अपने आप को ठंडा कर सके। और तारा वो कहता है ये होटल में जितना भी पानी है वो यहाँ पर लेकर आओ। और ये सब देखकर बाकी सारी फैमिलीज और जो नॉर्मल इंसान थे वो गुस्सा हो जाते हैं और वहां पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है कि ये पानी को क्यों वेस्ट कर रहा है। अभी उन सब के पीछे से राकेश आता है जिसके पेट में 2 गोलियां लग चुकी थी। वो सबको बताता है कि इसको गोली लगी है, इसे गोली लगी है। वो वहां पर आकर जमीन पर बैठ जाता है जिसे देखकर रवि कहता है क्या इस होटल में किसी इंसान के पास गन है। और इस टाइम तक प्रिया बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि अर्जुन ने उसे रूम में आने नहीं दिया था। और वो सबको बताती है कि अर्जुन के रूम में स्विमिंग पूल है, आइस है, एयर कंडीशनिंग है और तो और अच्छा खाना भी है। सब लोग उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम सच बोल रही हो। और वो कहती है चलो ऊपर चलते हैं। सब लोग उसके पीछे पीछे वहां पर जाने लगते हैं और रवि भी अपने एक गुंडे को कहता है कि तुम भी वहां पर जाओ और देख कर आओ कि क्या हो रहा है। सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अर्जुन एक बार फिर से दरवाजे को खोलता है और सबको ठंडी हवा महसूस होती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे इस दरवाजे के पार जन्नत हो। और वो फिर से इरिटेट होकर पूछता है क्या तुम्हें कोई काम है। और बाहर खड़े सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें बूढ़े और बच्चों को अंदर आने देना चाहिए, आखिरकार ये एक इमरजेंसी है और तुम्हें सारी चीजों को शेयर करना चाहिए, हमें भी अंदर आने दो। वहीं पर दरवाजे के सामने एक मोटा सा बच्चा खड़ा था जिसे उसके रूम में फ्राइड चिकन दिखता है। वो उसे उठाने के लिए अंदर जाता है लेकिन उसके पेट पर एक लात पड़ती है और वो दूर तक उड़ता हुआ जाता है और ये लात अर्जुन ने मारी थी। अर्जुन बिल्कुल कोल्ड वॉइस में कहता है कि अपने बच्चे का ध्यान रखो और उसे थोड़ी तमीज सिखाओ वरना मैं सिखा दूंगा। और सब लोग ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे को मारने के लिए, तुम सच में एक शैतान हो, तो ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करते। वो सब अंदर आने लगते हैं लेकिन तभी अर्जुन एक गोली चलाता है जो कि सबसे पीछे खड़े बंदे माथे में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है कि माना कि मैं सिर्फ अकेला हूँ लेकिन तुम्हारे पास भी सिर्फ एक ही जिंदगी है, तो इससे आगे तुम जो कुछ भी करो सोच समझ कर करना। और उसके मन में चल रहा होता है कि हो सकता है ये सिचुएशन खतरनाक लग रही हो लेकिन अब भी मेरे पास डायमेंशन में कूद कर टेलीपोर्ट करने की पावर है। और नीचे होटल में राकेश मर चुका था और उसे लोग बाहर फेंक देते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से उसकी बॉडी सड़ने लगी थी और वहां से बदबू आ रही थी। और ये सब देखकर उसका भाई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि हमें अर्जुन को मारना ही होगा, मुझे उससे बदला लेना है। और इसी बीच अर्जुन के रूम के सामने प्रिया और उसकी दोस्त बिल्कुल पसीने में हो रखी है और वो अर्जुन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम हमें अंदर आने दोगे तो हम तुम्हारे साथ डांस कर सकती हैं। अर्जुन कहता है अगर तुम इतनी ही ज्यादा उतावली हो मेरे साथ काम करने के लिए और डांस करने के लिए तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ काम दूं। वो दोनों ये सुनकर खुश हो जाती है कि फाइनली वो हमें अंदर आने देगा। लेकिन जैसे ही ये होता है तभी पीछे से करण आता है उन्हें धक्का देते हुए
अर्जुन के पास जाता है, उसे पकड़ने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुक्का लगता है। वो वापस आकर उन दोनों लड़कियों पर गिरता है और इन तीनों को कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, अगर दोबारा मुझे यहाँ पर दिखाई दी तो जो मशीन इंस्टॉल हुई ये सारा काम खुद ही कर देगी। तभी होटल के बाहर रेस्क्यू टीम आती है जो कि एक स्पेशल व्हीकल में आई थी जो कि इस टेम्परेचर के लिए बना था और इस कंडीशन के लिए बना था, और उसमें से सारे सोल्जर स्पेशल हीट रेजिस्टेंट सूट पहन कर आए थे। वो एक इंसान का नाम लेते हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसे कहते हैं कि जल्दी से ये सूट पहन लो और हमारे साथ चलो। इसी बीच सुरेश सामने आता और कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो, और वो सोल्जर्स की तरफ जाने लगता है। तभी एक सोल्जर उसका हाथ पकड़ता है और मोड़ देता है और कहता है रेस्क्यू ऑपरेशन में बीच में मुसीबत खड़ी मत करो, बाकी सब के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज रात 12 बजे होगा। और ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें अबैंडन नहीं किया है। सुरेश गैंग लीडर रवि को कहता है कि कुछ तो करो, लेकिन उसकी तरफ इतनी सारी गन पॉइंट हो रखी थी कि वो भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी प्रिया वहां पर आती है और एक सोल्जर का हाथ पकड़कर कहती है कि यहाँ पर एक किलर है जिसने यहाँ पर पहले ही 2 लोगों को मार चुका है, और अगर तुम हमें यहाँ पर छोड़कर जाओगे तो हम सबको मार देगा। उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम फैंग था वो अपना सूट उतारता और कहता है मैं एक बार देख कर आता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उसका साथी उसे कहता है कि ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन मत लेना और किसी खतरे में मत पड़ जाना। वो गन लेकर धीरे धीरे ऊपर जाता है चेक करने के लिए कि ऊपर है कौन, और प्रिया नीचे खड़ी होकर एक डेविल की तरह सोच रही थी कि ये परफेक्ट मौका उसे मरवाने का, और जब वो मर जाएगा तो उसके रूम की सारी चीजें वो अपने लिए ले लेगी। फैंग बहुत धीरे से ऊपर जा रहा था हर कोने को देखते हुए कि कोई यहाँ पर है तो नहीं। तभी वो एक कोने में नोटिस करता है कि वहां पर कैमरा है। तभी वो दरवाजे की तरफ देखता है, दरवाजा खुलता है और वहां से एक फ्लैश बैंग आता है, और वो जैसे ही फटता है वहां पर बहुत तेज रोशनी आती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी वहां पर स्लीपिंग गैस आती है जिसकी वजह से वो सो जाता है। अर्जुन पीछे से आता है और उसके सर पर वार करता है, और जैसे उसकी आंख खुलती है वो एक चेयर से बंधा हुआ था, और वो देखता है कि ये कमरा इतना ठंडा कैसे है। और उसके सामने अर्जुन खड़ा था जो कि उसका आईडी कार्ड पढ़ रहा था। तुम स्पेशल टीम से हो और तुम्हारा नाम है फैंग। फैंग अपनी आंखें खोलता और ये देख कर अर्जुन कहता है तुम जाग चुके, चलो बात करते हैं। उससे पूछता कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पास इतनी सारी बर्फ और इतनी सारी चीजें कैसे हैं, और तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। अर्जुन कहता है मैं बस एक नॉर्मल सा लड़का हूँ जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, और जहाँ तक इन गन्स की बात है तो ये मिडिल ईस्ट पे एक ट्रिप पे गया था, मुझे वहां पर मिले थे। अर्जुन उससे पूछता है क्या गवर्नमेंट ने रेस्क्यू पॉइंट कल के लिए रखा है, और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि इसे ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। हम अभी होटल की लॉबी में थे जहाँ पर हमने सबको ये बताया था, तो ये इन्फॉर्मेशन इस तक कैसे पहुंची। इससे अर्जुन को ये कंफर्म हो जाता है ये सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पिछली लाइफ में हुआ था, और उसे बताता है कि ज्यादातर लोग 10 मिनट से ज्यादा बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और मोस्टली लोग रेस्क्यू पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। बदले में फैंग कहता है कि ज्यादातर लोग अपने घर में फंसे हुए, वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और ना ही उनके पास खाना है, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाए, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम व्हीकल्स को बनाए और सबको एक कार में भरकर लेकर जा सके, क्योंकि इन सबको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अर्जुन उसे कहता है अगर सारे लोग अपने सर पर ब्लैंकेट लेकर यहाँ से जाएंगे तो शायद वो सरवाइव कर पाए। इसके बाद उसके सर पर बंदूक रखता है और फैंग चिल्लाता है कि कम से कम मुझे लोगों को ये बताने दो कि वो सर पर ब्लैंकेट रखकर बच सकते हैं और रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। और उसकी रस्सियां काट देता है, उसे थोड़ी दूर खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुम लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो और अब तुम जा सकते हो, बस यहाँ पर दोबारा मत आना। और फैंग उससे पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं और लोगों को लेकर यहाँ पर दोबारा आऊंगा। अर्जुन उसे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उसे गन दिखाता है, और वो देखते ही पहचान जाता है ये क्या है। फेशियल रिकॉग्निशन के साथ मशीन गन अटैच्ड है। अगर यहाँ पर कोई भी अननोन इंसान आता है अर्जुन को छोड़कर तो ऑटोमेटिकली सबको मार देगा। वो फिर से उससे पूछता है कि आखिरकार ये तुम्हें कहाँ पर मिली, और अर्जुन पहले ही जवाब दे चुका था कि ये मिडिल ईस्ट से मिली है, और कहता है जल्दी से रूम से निकल जाओ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बातें करने का। वो अपना सूट पहनकर वहां से निकल जाता है। सुरेश ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि आर्मी वाले भी इससे नहीं निपट पाए। इसी के साथ वो गैंग लीडर रवि को थप्पड़ मारता और कहता है कि तुम भी नाकारा हो, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। और उसका जूनियर उससे पूछता है कि बॉस हम कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे, और वो कहता है कि जब तक हम रेस्क्यू नहीं हो जाते इसके खिलाफ जाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें रेस्क्यू होने के लिए कनेक्शंस की जरूरत है और यही मोटा हमारे लिए सबसे बड़ा कनेक्शन है। तभी वहां पर अर्जुन आता और उन्हें कहता है कि इतने मुश्किल टाइम में भी तुम दोबारा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। ये देखकर उसका गुंडा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उसे रोकता है, और रवि उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और अर्जुन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर नेगोशिएट करने आया, और उसके बाद उसे एक बाल्टी दिखाता है जिसमें एडिबल आइस थी। ये देखते ही उसका गुंडा सोचता है बॉस क्यों ना हम इसे मार दो और इसके रूम में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें ले ले। लेकिन तभी अर्जुन गन निकालता और वो ये इस आइडिया को वहीं पर ड्रॉप कर देता है। रवि कहता है क्यों ना हम बिजनेस के बारे में बात करें, और अर्जुन उसे वो आइस दे देता है, और वो जब खाते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये बर्फ कितनी ज्यादा टेस्टी है। और बर्फ खाने के बाद रवि को भी लगता है क्यों ना हम इसे मार दें और इसकी सारी चीजें खुद ले लें, लेकिन वो वेट करता है कि पहले हम इसकी डिमांड सुन लें, इसकी कंडीशन पूरी कर ले, मौका आने पर इसे मार देंगे। लेकिन तभी वहां पर सुरेश आता है और रवि के पेट में लात मारता और कहता है तुमने उसे बर्फ छुपा कर रखी थी, आज के बाद अगर और कोई सामान छुपा कर रखोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज रवि का गुस्सा
बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सुरेश वेट्रेस को देखता है और कहता है कि ये बहुत ही शरीफ लड़की है, सब लोग मरने वाले हैं और अभी तक इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि अपने कपड़े उतार दे और गर्मी की वजह से थोड़ी तो सांस ले। सुरेश उसका हाथ पकड़कर बदतमीजी करने लगता है, लेकिन वो उससे अपना हाथ हटा देती है और उसे चाटा मारती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। लेकिन फिर भी वो बदतमीजी करता रहता है और वो जमीन पर गिर जाती है। और सुरेश कहता है कि तुम इतनी ज्यादा गर्मी में पसीने में हो, मैं तुम्हारी बस मदद कर रहा हूँ। देखने के बाद रवि का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसकी गर्दन पर मुक्का मारता है और उसे जान से मार देता है और कहता है कि ये सारी जगह केओस में भर चुकी है, तुम सबको मेरा ऑर्डर मानना होगा वरना तुम रेस्क्यू पॉइंट के लिए जा सकते हो और अब ये पूरा एरिया मेरे कंट्रोल में है। अर्जुन ऊपर खड़ा होकर सारी चीजों को देख रहा था और वो सोचता है कि पिछली लाइफ में भी यहाँ का लीडर था, तो उसने बस चीजों को थोड़ा स्पीड अप कर दिया है और उसने जो स्पीच रवि के सामने दी थी वो काम कर रही है। और इसी के साथ वो दोनों जो सुरेश और रमेश मरे थे उन दोनों को बाहर फेंक दिया था। प्रिया और उसकी दोस्त कहती है हम जो तुम चाहोगे वो करेंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी बर्फ दे दो। रवि उनकी तरफ वो बाल्टी फेंकता और कहता है ये लो, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। उसका गुंडा उससे पूछता है क्या तुम दोनों रेस्क्यू पॉइंट पर नहीं जाओगी, और उसमें से प्रिया कहती है रेस्क्यू पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है और मुझे नहीं लगता कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। और वो रवि से पूछता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज इतने कम है तो तुम इन दोनों को यहाँ पर क्यों रख रहे हो। और रवि उससे कहता है ये सब एक प्लान का हिस्सा है, इन दोनों की मदद से हम अर्जुन को मारेंगे। और रात के 12 बजे प्रिया और उसकी दोस्त भी रेस्क्यू पॉइंट के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर गुंडा आता है और उनके हाथ से वो ब्लैंकेट खींच लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने हमसे आइस क्यूब ली थी, अब तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा और हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और जो लोग वहां पर नहीं रहना चाहते थे और रवि जिनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहा था वो रेस्क्यू पॉइंट के लिए निकल जाते हैं। उन्हें जितना लगा था जमीन उससे भी ज्यादा गर्म है और ये रात के 12 बजे हुए हैं, लेकिन तब भी वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है और अपने पैरों को गर्मी से बचाने के लिए वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका चलना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से एक और इंसान नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसका चेहरा उसका हाथ जमीन पर चिपक जाता है और बाकी सारे लोग उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर आगे निकल जाते हैं। अर्जुन अब भी बालकनी में खड़ा होकर सारी चीजें देख रहा था और वो रिमेम्बर करता है कि पिछली लाइफ में जब वो रेस्क्यू पॉइंट के लिए गया था तो ऑलमोस्ट इस वॉक पर मर गया था। तभी रमेश और सुरेश की बॉडी जो बाहर पड़ी थी उनकी एकदम से आंखें खुलती और उनकी आंख बिल्कुल लाल हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ वो गुंडा प्रिया और उसकी दोस्त को परेशान कर रहा था, कह रहा था तुम इस रूम में जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन तभी वहां पर वो दोनों चबी गए आ जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी, उनकी आंखें लाल थी और वो पहले ही मर चुके थे, जिसे देखकर उन सबको लगता है कि ये सारे ज़ॉम्बीज हैं, क्या अगर हमें ये काटेंगे तो हम भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। तभी गैंग लीडर रवि करण को उठाता है और उसके भाई के आगे अड़ा देता है और जैसे वो उसे टच करता है उसकी कमर जलने लग जाती है क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी। और तभी वहां पर अर्जुन आता है एक ब्लेड के साथ और कहता है सब लोग साइड हट जाओ। और रवि ये देखकर हैरान हो जाता है कि तुम इन सब के साथ खुद डील करना चाहते हो। अर्जुन पागल नहीं था, उसे पता था कि ये ज़ॉम्बीज नहीं है और इनके काटने से किसी को कोई वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन जब ये ऐसी स्टेट में आते हैं तो इन्हें अपने पास्ट मेमोरी कुछ ना कुछ याद रहती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर खड़ा रहता है और सुरेश जिसको रवि ने मारा था वो डायरेक्ट उसी की तरफ चला जाता है। और राकेश को अर्जुन ने मारा था, इसीलिए वो डायरेक्ट अर्जुन के पास आता है और उस पर अटैक कर देता है। और उसे पता था इन जैसे इंसानों को मारने की वजह से उन्हें पावर मिल सकती है और वो अपना चांस लेता है, डायरेक्ट जाता है और राकेश को तलवार से काट देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक पर्पल कलर का क्रिस्टल निकलता है। वो उसे पकड़ता है और ऊपर की तरफ जंप करता है। उसके पीछे सुरेश आ रहा था लेकिन वो उसको लात मार कर निकल जाता है और सबको कहता है कि तुम इसके साथ लड़ो और एंजॉय करो। रवि दोबारा से करण को उठाता है और उस मोटे के आगे लगा देता है, उसकी स्किन दोबारा से जलने लग जाती है। अर्जुन अपने रूम में उस क्रिस्टल को लेकर देख रहा था कि ये बहुत ज्यादा रेयर है और इसकी वजह से इंसानों को पावर मिल सकती है। उसके हाथ में एक ड्रिंक होती है, वो उसमें क्रिस्टल डालता है, उसे अब्सॉर्ब करके पीने लगता है क्योंकि यही पावर्स को अब्सॉर्ब करने का तरीका है। और वो जैसे ही उसे पीता है उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है, उसके सारे कपड़े जल जाते हैं और फट जाते हैं। इसके बाद वो बर्फ पर गिर जाता है ताकि उसे थोड़ी सी चैन मिले। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हॉलवे में वो दूसरा इंसान भी मर चुका है, लेकिन उसकी वजह से उनका सारा पानी खत्म हो गया था और अब वहां पर पानी खत्म हो चुका है। ये देखकर प्रिया की दोस्त अनन्या वहां से जाने की जिद करती है, लेकिन वो गुंडा कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी वो कहती है प्रिया अर्जुन की वाइफ बनने वाली थी, क्यों ना हम उसे यूज करें ताकि अर्जुन को मार सके और उसकी चीजें छीन सके। ये सुनकर प्रिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मीट खाना चाहती हूँ। और गुंडा उसे कहता है कि रेफ्रिजरेटर बहुत पहले बंद हो चुका और हमारे पास कोई भी मीट नहीं है। और तभी रवि प्रिया के पास आता और कहता है अगर तुम्हें मीट खाना है तो मेरे पास एक तरीका है, लेकिन तुम्हें ये खुद करना होगा। और बाकी दोनों गुंडे उसकी दोस्त अनन्या को पकड़ लेते हैं। प्रिया उसे कहती है क्या सच में हम ये वाला मीट खाने वाले हैं। और ये सब देखने के बाद अनन्या कांप रही होती है, लेकिन उसकी दोस्त धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अनन्या उसे देखकर कहती है तुम ये करने तो नहीं वाली हो। और वो कहती है तुमने इन सब के सामने झूठ बोला कि मैं उसकी वाइफ बनने वाली थी, तुमने मुझे धोखा दिया, तो तुम ये डिजर्व करती हो। और वो बिना किसी हेजिटेशन की 3 बार उसे मारती है और वो जमीन पर गिर जाती है। वो गुंडे भी ये देखकर हैरान थे कि इसने बिना किसी झिझक के अपनी ही दोस्त को इतनी बेरहमी से मार दिया। और वो कहती है कि अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं अर्जुन को मारकर उसका खून पी जाऊंगी। और दूसरा गुंडा रवि से पूछता है क्या हम सच में इसे खाने वाले हैं, और वो कहता है कि जल्दी करो वरना इसका मीट सूख जाएगा। दूसरी तरफ अर्जुन रूम में यहाँ से वहां कूद रहा था, अपनी पावर्स को टेस्ट कर रहा था।
और वो गर्मी से और ज्यादा रेजिस्टेंट हो गया था, उसे इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, प्लस उसकी पावर बढ़ चुकी थी। और तभी अर्जुन कैमरे से देखता है कि बाहर शेफ नीना खड़ी थी और वो बाहर खड़ी होकर सोच रही होती कि नीचे बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा है और मैं वहां पर रहकर सर्वाइव नहीं कर सकती, तो मुझे अर्जुन से हेल्प लेनी होगी ताकि वो मेरी वैल्यू देखकर मुझे हेल्प करे। और अर्जुन इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट में था कि वो बिना कपड़ों के बाहर चला जाता है, जिसे देखकर नीना चिल्लाने लगती है और वो कहता है सॉरी सॉरी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और किसी चीज को लेकर खुश था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। उसके बाद वो अंदर आती है और उसे कहती है क्या प्लीज मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। और अर्जुन कहता है कि माना तुम सुंदर हो लेकिन इस वजह से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि इस टाइम पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है और वैल्यूएबल है। पिछली लाइफ में नीना ने रवि के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशन बनाया था और अर्जुन पहले ही सोच चुका था कि वो नीना को अपने साथ रखेगा, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट अभी थोड़ा अजीब सा था। और नीना कहती है कि मैं सिर्फ एक शेफ नहीं हूँ, मैं एक ट्रेन डॉक्टर भी हूँ, एक सर्जन हूँ जो कि 3 साल से प्रैक्टिस कर रही है। अर्जुन कहता है कि तुम डॉक्टर हो, ये बहुत अच्छी बात है और इस टाइम पर एक डॉक्टर बहुत ही वैल्यूएबल चीज होती है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा कि तुम यहाँ पर रहने के लायक हो। और अगर तुम मेरे पीठ पीछे कोई कुछ भी प्लान करती हो तो याद रखना कि मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने में, और तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। और अर्जुन कहता है तुम अपनी डिटर्मिनेशन दिखा सकती हो अपने सारे कपड़े उतार कर। और ये सुनते ही नीना शॉक हो जाती है। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। और तभी नीना कहती है कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे की स्टोरी देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तारा बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि अर्जुन ने कहा था और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो शावर लेने के लिए चली जाती है और मन ही मन सोचती है यहाँ पर शावर के लिए पानी है, खाना है, कूलिंग सिस्टम है, तो मुझे यहाँ पर रहकर किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे पता था कि अर्जुन कोई भी संत आदमी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ था जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस तो कुछ पिक्चर्स दिखेंगी जो कि ब्लर हो चुकी हैं, क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस का भी नाम होता है। और जब वो शावर ले रही थी तो अर्जुन उसे अपने फोन के कैमरे से देख रहा था, वो भी तुम सब की तरह। और वो मनी मन कहता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, ताकि मैं देख सकूं वो ट्रस्ट करने के लायक है या नहीं है। शावर के बाद वो हाई हील्स और डॉक्टर के आउटफिट में बाहर आती है। बस मुझे ये नहीं पता कि कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर ऐसी ड्रेस होती है। अर्जुन उसे बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करता है और तभी उसकी ऑब्जर्वेशन को डिस्टर्ब करने के लिए कोई उसके दरवाजे पर आता है और खटखटाने लगता है। और बाहर गैंग लीडर रवि ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया को पकड़ रखा था और वो धमकी दे रहा था अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और तारा उसे कहती है कि इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार कर खा लिया है, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो ये हमें भी मार देंगे। और ये सुनकर अर्जुन दोबारा से कंफर्म करता है क्या उन्होंने किसी इंसान को खाया है। उसके दरवाजे के बाहर 3 गैंग मेंबर्स प्रिया को पकड़कर रोक रहे थे। अर्जुन अपने दरवाजे से बाहर आता है और उन्हें कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, किसी के दरवाजे को खटखटाते नहीं है जब तुम्हें वहां पर कोई काम ना हो। अर्जुन उन सबको ध्यान से देखता है और उन सबकी आंखें लाल हो चुकी है, उनके चेहरे पर नसें निकली हुई है और ऐसा लग रहा था कि वो सब भी ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। बस अर्जुन को ये नहीं पता था कि उसके दरवाजे के जस्ट बाहर एक और इंसान खड़ा है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसे मारने की तैयारी में है। और जैसे ही अर्जुन दरवाजे के पास आता है वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन अर्जुन के रिफ्लेक्स इतने तेज थे कि उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ तोड़ देता है। बाकी सारे गैंग मेंबर्स जो कि आधे ट्रांसफॉर्म हो चुके थे वो हैरान हो जाते हैं कि इसने इस अटैक को डॉज कैसे किया। तभी प्रिया वहां से भाग जाती है और अर्जुन की तरफ जाती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन अर्जुन को पता था कि उसके साथ क्या हुआ है और उसे गर्दन से पकड़ता है और वो भी म्यूटेट हो चुकी थी। और उसे गला दबाते हुए कहता है कि इस धरती पर जो भी इंसान को मारकर खाता है वो भी म्यूटेट हो जाता है और अब तुम ऐसी इंसान नहीं बची जिसे बचाया जा सकता है और ना ही मैं बचाना चाहता हूँ। पीछे रवि चिल्लाता और कहता है कि ये दुनिया का अंत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस टाइम पर हम किसको मारकर खाते हैं। और प्रिया जिसे अर्जुन ने पकड़ रखा था वो तब भी कहती है कि उसका मीट बहुत ज्यादा टेस्टी था और अब मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर चुकी है। प्रिया दोबारा से अर्जुन पर अटैक करती है, लेकिन अर्जुन उसे एक लात मारता है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग किक थी कि वो उड़ते हुए बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाती है और खिड़की तोड़कर बाहर चली जाती है। लेकिन वो किसी तरह से खिड़की को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। और ये बोलते ही उसे रियलाइज होता है कि बाहर धूप इतनी ज्यादा है, क्या उसका शरीर जल रहा था। वो तीनों उस पर अटैक करने के लिए भागते हैं और कहते हैं हम तुम्हें वेपन निकालने का मौका नहीं देंगे। और अर्जुन कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम जैसों पर गोलियां बर्बाद करूंगा। उनमें से एक इंसान जंप करता है और कहता है तुम हमें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और तभी अर्जुन एक गन निकाल लेता है और उसे गोली मारता है और कहता है मुझे गोलियां वेस्ट करना पसंद है तो मैं बहुत वेस्ट करूंगा। वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, लेकिन तब भी उनमें कुछ ना कुछ इंसानी ब्रेन बचा था और एक प्लान बनाते हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शन से उसे अटैक करेंगे। जब तक अर्जुन बिल्कुल सामने वाले को खत्म करता है तब तक दूसरा इंसान भी उसके बिल्कुल ऊपर आ चुका था और म्यूटेट होने की वजह से उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। और वो जंप करने के बाद उसे पंच करने वाला था और उसे पक्का यकीन था कि इस पंच से उसे खत्म कर देगा और उसके पास जितना भी सारा सामान है
वो खुद के लिए रख लेगा। और वो अर्जुन से पूछता है क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। और जैसे ही वो ये बोलता है अर्जुन हवा में कूदता है, उसका सर पकड़ लेता है और कहता है बकवास बंद करो। और इसी के साथ अर्जुन जमीन पर अपने पैरों पर लैंड करता है और दूसरे इंसान का चेहरा पहले आता है। इसके बाद एक और मेंबर उस पर चाकू से अटैक करता है, लेकिन उसे उसके हाथ से वो चाकू लेता है और उसी की गर्दन काट देता है। इसके बाद गैंग लीडर ट्राई कर रहा है तो उसे कोई ओपनिंग मिले और उसे पंच करे। वो उसे पंच करने के लिए जाता है, लेकिन अर्जुन उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे दीवार में देकर मारता है। लेकिन तभी उसके लिए एक और सरप्राइज था। प्रिया जो कि विंडो से लटकी हुई थी, अब वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और वो बिल्कुल भी इंसान जैसी नहीं है। और ये देखकर अर्जुन भी हैरान हो जाता है। वो उसे उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो चुकी, इसका मतलब तुम्हारे डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद वो गैंग लीडर को खत्म करता है और अर्जुन कहता है ऐसा लगता है कि तुम खुद यहाँ से दफा नहीं होगी, तो क्यों ना मैं थोड़े मजे ही कर लूं। और ये सब सुनने के बाद प्रिया एक मॉन्स्टर की तरह बहुत जोर से चिल्लाती है। और ये सब देखने के बाद अंदर तारा बहुत ज्यादा इंप्रेस थी, क्योंकि उसने पूरी गैंग को अकेले हरा दिया था और अब जो मॉन्स्टर उसके सामने था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। और उसे पता था कि अगर उसे लंबे टाइम तक अर्जुन के साथ रहना है तो वो बर्डन बनकर उस पर नहीं रह सकती। वो उसे नाम से बुलाती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, और उसके हाथ में एक विप थी। और ये देखकर अर्जुन कहता है कि तुम डर कर भाग नहीं रही हो, यही मेरे लिए काफी है, लेकिन अगर तुम इन कपड़ों में बाहर आओगी तो आप पक्का हार जाऊंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो तुम अंदर जाओ। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन वो फिर खुद को देखती है और अंदर चली जाती है। प्रिया बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी और एक मॉन्स्टर स्क्रीम के साथ वो उस पर अटैक कर देती है। उसका मुंह इतना बड़ा हो चुका था कि वो पूरे इंसान को खा सके, और इसी के साथ वो अपने पंजों से अर्जुन पर अटैक करती है। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए अर्जुन तब तक अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था और उसे बस कुछ छोटे मोटे स्क्रैच आए थे। लेकिन पीछे तारा को ये सब नहीं पता था और वो चिल्लाती है कि तुम ठीक तो हो। वो अपनी पूंछ की मदद से बहुत जल्दी जंप करती है और उसके पीछे चली जाती है और उसके गर्दन पर काट लेती है। वो इस चीज का फायदा उठा रही थी कि वो अभी हिल नहीं पा रहा या हिल नहीं रहा है, लेकिन उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि उसकी स्किन स्टील जितनी हार्ड हो चुकी थी। अर्जुन अब भी बिल्कुल वैसे की वैसे खड़ा था और वो पूछता है क्या तुम्हारे दांत सजावट के लिए हैं। अर्जुन उसे वार्निंग देता है कि अब मेरी बारी है। वो उसका एक हाथ पकड़ता है, फिर दूसरा हाथ पकड़ता है, पीछे जंप करता है और उसकी कमर पर पैर रखकर कहता है क्या तुम तैयार हो। और इसी के साथ वो थोड़ा सा जोर लगाता है और दोनों चॉपस्टिक को तोड़ देता है। और इसी के साथ वो एक और बार उसकी कमर पर कूदता है और फिर बैक फ्लिप मारकर पीछे चला जाता है। और वो टूटी हुई चॉपस्टिक्स देखकर सोचता है कि मैंने सोचा था इस अपोकलिप्स में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करूंगा, लेकिन अब तुम ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो तो मुझे तुम्हें जल्दी खत्म करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि प्रिया कुछ कर रही थी। वो आसपास पड़े हुए इंसानों को खाने वाली थी। वो अपनी पूंछ की मदद से वहां पर गिरे हुए एक इंसान को उठाती है और अब उसका मुंह उसकी आधी बॉडी तक पहुंच चुका था। वो बड़ी आसानी से पूरी बॉडी को अंदर ले जाती है और उसका शरीर अंदर से जल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है और कुछ ही सेकंड में उसके सारे घाव भर चुके थे। ये देखकर अर्जुन भी हैरान था कि वो अपने टूटे हुए हाथ पैर भी दोबारा से रीजनरेट कर सकती है। और वो फिर से गुस्से में चिल्लाती है और अर्जुन की तरफ देखती है। दूसरी तरफ तारा ये देखकर हैरान थी कि ये सब मेडिसिन के टोटली अगेंस्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान अपने हाथ पैर दोबारा से जनरेट कर सके। लेकिन अर्जुन ये सब देखकर कहता है कि ये अच्छी बात है, और वो हैरान होकर कहती है कि अच्छी बात है, ये अच्छी बात कैसे है। अर्जुन एक इविल स्माइल के साथ कहता है अगर वो इतनी जल्दी नहीं मर सकती तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे जैसे मैंने सोचा था वैसे इसे मार सकता हूँ। इसके बाद प्रिया गुस्से से चिल्लाती है और पलक झपकते ही अर्जुन उसके साइड में आ जाता है और वो कहता है मुझे सिर्फ एक चीज पता लगानी है कि तुम कितनी बार अपने हाथ पैर रीजनरेट कर सकती हो, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। हम शुरुआत लेफ्ट आर्म से करेंगे। और ये कहते ही वो उखाड़ देता है। उसके बाद वो राइट साइड जाता है और कहता है अब इसकी बारी, और फिर वो राइट आर्म भी उखाड़ देता है। उधर से चिल्लाती है, चीखती है, उसकी कमर पर पैर रखता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से तो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेती है। उसने अपने हाथों को रीजनरेट तो कर लिया था, लेकिन उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी। और जैसे ही वो पूरी तरीके से ठीक होती है, अर्जुन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो कहता है कि पहला राउंड तो खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे राउंड के लिए तुम तैयार रहो। वो एक एक करके उसके हाथ पैर निकालता रहता, उसके बाद पूंछ पर जाता और यहाँ वहां उसे फेंक देता। उधर से चिल्लाती और दोबारा से रीजनरेट कर लेती, और ये सारी चीजें तारा देख रही थी। और अब इसके बाद फाइनली 4th राउंड की बारी आती है, और उसके बाद 5th राउंड, फिर 6th राउंड। और जब ये सब कुछ हो जाता है, वो जमीन पर रो रही होती है और वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और अर्जुन को ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से जवाब बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था कि पिछली जिंदगी में उसने उसके लिए सब कुछ किया, उसके लिए खाना लेकर आया, उसके लिए सर्वाइव किया, उसकी हमेशा मदद की, लेकिन उसने अंत में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे जान से मार दिया। इसी के साथ अर्जुन कहता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ, इंसान हूँ। और वो एक लात मारकर उसका खेल खत्म कर देता है। और ये सब खत्म होने के बाद तारा पीछे ही खड़ी थी, जो कि ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी।
वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। अर्जुन उसके सवालों को इग्नोर करता है और उसे बस कहता है क्या तुम तैयार हो। और इतने सारे केओस और लड़ाई झगड़े के बाद वो पूछती है तैयार हो, लेकिन किस चीज के लिए। वो उसके पास जाता है और कहता है मैंने हीरो की तरह इन सबको हराया है तो मुझे कुछ तो गिफ्ट मिलना चाहिए। शहर के किसी एक और एरिया में एक इंसान हाथ ऊपर करता है और कहता है कि टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो रहा है, क्या ये अपोकलिप्स का एंड है, क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो सोल्जर होटल में आया था फैंग, वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस था क्योंकि उसे अपने कैप्टन को कॉल करना पड़ रहा था। और अपने कैप्टन को कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि वो रेस्क्यू पॉइंट था जहां पर सारे लोग मिलने वाले थे। वो छोटे बालों वाली कैप्टन बड़े ध्यान से देखती है क्या वहां पर क्या है, और उसे पता चलता है कि ये सर्वाइवर्स नहीं है, ये सारे म्यूटेंट्स है जो कि उनकी तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही वो सारे ज़ॉम्बीज उन दोनों सोल्जर्स को नोटिस करते हैं उनकी तरफ भागने लग जाते हैं अटैक करने के लिए। वो फैंग को कहते हैं कि सारे सिविलियंस को यहाँ से इवैक्यूएट करवा दो। वहां पर म्यूटेंट्स की कोई काउंट नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि वो आते ही जाएंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। और इसे देखकर फैंग कहता है कैप्टन आप वहां पर जाकर अपने आप को नुकसान मत पहुंचा लेना। कैप्टन कहते हैं कि मुंह चलाना बंद करो, जल्दी से रेस्क्यू पॉइंट पर जाओ और सबको इवैक्यूएट करो। दूसरी तरफ अर्जुन और तारा डांस कर रहे थे, लगातार बार बार डांस कर रहे थे। और वो तारा को कहता है कि अभी के लिए मुझे बाहर जाना है लेकिन हम दोबारा आकर डांस करेंगे। उसके बाद वो बाहर जाता है और इस टाइम तक रात हो चुकी थी। वो अपने डायमेंशन स्पेस से कार निकालता है और उसे पता था कि फ्लड आने से पहले पहले उसे वापस आना होगा, क्योंकि उसे पता था कि रेस्क्यू पॉइंट पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स जो भी हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जगह तबाह हो जाती है और उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे सिविलियंस और सोल्जर्स मारे जाते हैं। और इसी बीच बहुत सारे गुंडों के हाथ में हथियार लग चुके हैं और वो अर्जुन को रास्ते में रोकते हैं, कहते हैं कार से निकल जाओ। और अर्जुन अंदर बैठकर सोच रहा होता है क्या ये बेवकूफ है, एक कार को ऐसे रोक रहे हैं। और वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता, वो बस एक्सीलरेटर पर पैर रखता है और उन्हें थोड़ा सा धक्का देकर वहां से चला जाता है और एक बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वो सबको वहां पर सुला कर आगे निकल जाता है। और उसे पता था कि इस लाइफ में वैसा ही होगा जैसे पिछली लाइफ में हुआ था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज और सर्वाइवर की वजह से जो कि अंडरग्राउंड टनल में थे, वो अंडरग्राउंड टनल टूट जाएगी और आखिर में सारे लोग ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। वो टूटी हुई सबवे टनल के अंदर देखता है, वहां पर उसे बहुत सारी लाल आंखें दिखाई देती हैं जो कि सारे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स की हैं। और वो सब वहां पर इसलिए थे क्योंकि उसकी कार की वजह से सब वहां पर अट्रैक्ट हो रहे थे। अर्जुन सोचता है कि यहाँ पर जाकर इनसे लड़ना और क्रिस्टल्स को ढूंढना मेरे टाइम की बर्बादी होगी, क्योंकि हर एक के सर को तोड़कर क्रिस्टल निकालना और ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा और इस टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स हैं। इसके बाद वो आगे कॉलेज में चला जाता है और उसे याद आता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो यहाँ पर कभी नहीं आया था। इसके बाद वो एक जगह जाकर रुक जाता है और अपनी कार को डायमेंशनल स्पेस में दोबारा डाल देता है। वो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर उसे 2 म्यूटेंट्स मिलते हैं, लेकिन उनके गले के आसपास पट्टा बंधा हुआ था जो कि स्टील का था। उसके पीछे 3 लड़के खड़े थे जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे और कॉन्फिडेंट थे। उनमें से उनका लीडर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में आने की, हम तुम्हें जाने देंगे, बस तुम्हारे पास जो बैकपैक है उसे यहीं छोड़कर निकल जाओ। अर्जुन अपने बैग में हाथ डालता है और चिकन लेग निकाल लेता है और पूछता है क्या कोई मेरी हेल्प करेगा खाने के बदले में। और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे टाइम पर किसी के पास चिकन लेग है। और वो कहते हैं क्यों नहीं, हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे, बस वो खाना हमारी तरफ फेंक दो। अर्जुन इस लेग पीस को उन दोनों ज़ॉम्बीज के पीछे फेंक देता है और उन सब के अंदर भूख इतनी ज्यादा थी कि वो उस चिकन लेग की तरफ कूद जाते हैं। लेकिन वो हैरान तब होते हैं जब वो धीरे धीरे दूर जाने लगता है, क्योंकि उसके आसपास एक रस्सी बंधी हुई थी जिसे कि अर्जुन बार बार खींच रहा था। और जब वो चिकन लेग उसके पास आ जाता है, वो कहता है कि तुम जैसे लोग इतना अच्छा खाना डिजर्व नहीं करते। वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, अपने हथियार निकालते हैं और उसको मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी अर्जुन गन निकालता है और 3 लाउड नॉइज के बाद वहां पर कोई नहीं बचता। और अर्जुन कहता है पिछली लाइफ में तो इतने सारे बेवकूफ जिंदा बच नहीं पाए थे, शायद जो टिप्स वो दूसरों को दे रहा था उसकी वजह से बहुत सारे लोग बच गए हैं। इसके बाद वो दूसरे फ्लोर पर जाता है जहां पर स्नेक लैब थी। वहां पर ताला लगा हुआ था और वो अपने हाथ से ताले को बहुत आराम से तोड़ देता है और उस लैब में ज्यादातर जानवर मर चुके थे जिसकी वजह से बहुत गंदी स्मेल थी। इसके बाद वो दूसरी तरफ देखता है और वो उसे ढूंढ लेता है जिसे वो देखने के लिए यहाँ पर आया था। फ्यूचर की आर्मी का लीडर गोल्डन किंग कोबरा ये दूसरे सांपों को खाकर जिंदा रह रहा था और फ्यूचर में म्यूटेट हो जाएगा। जितना अभी हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। और पिछली लाइफ में ये उन पहले कुछ जानवरों में से था जो सबसे भयानक और बुरी म्यूटेशन में बदल गए थे, मतलब अपनी एंसेस्ट्रल फॉर्म में पहुंच गए थे। उसे पता था कि एक हफ्ते में सुनामी यहाँ पर आएगी जिसकी वजह से हर जगह पानी ही पानी होगा और उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा, तो इसे बड़ा होने से पहले ही यहाँ पर मारना होगा। वो सांप लगातार उसे घूर रहा था जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि इसमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस तो आ गई है। तभी वहां पर अर्जुन कुछ आवाज सुनाई देती है और उसके रूम के बाहर 4 बंदे खड़े थे जो उसे कहते कि हमें पता है तुम यहाँ पर हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। अर्जुन बिना किसी डर के बाहर जाता है, लेकिन तभी वहां पर
एक परछाई आती है और वो थी उस आर्मी सोल्जर की कैप्टन। वो बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट के साथ एक सोल्जर को अपने पैरों से दबाती है, दूसरे को अपने हाथों से, और उन्हें जान से मार देती है। तभी वो तीसरे के पास जाती है और एक बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट से उसकी गर्दन तोड़ देती है। इसके बाद अर्जुन अपनी गन ऊपर करता है और कहता है कि तुम्हारे मूवमेंट्स अच्छे थे, लेकिन वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाता। उसके हाथ से गन दूर फेंकती है और उसके साथ भी वही करने की ट्राई करती है। अर्जुन कुछ नहीं करता, वो 1 मिनट तक ट्राई करती है, लेकिन वो अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसके बाद वो अपनी गन ऊपर करता और कहता तुम हो कौन, और वो जवाब नहीं देती और इसके बदले में अर्जुन उसे चेयर से बांध देता है और उसे दोबारा पूछता तुम हो कौन। वो उसे बताते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन टीम की मैं कैप्टन हूँ, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो। अर्जुन वहां पर बैठकर खाना पका रहा था, एक फ्रेश मीट का टुकड़ा जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। अर्जुन उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और उससे पूछता है क्या तुम किसी फैंग नाम के सोल्जर को जानती हो जो स्पेशल ऑपरेशन टीम में है। और वो हैरान हो जाती है कि ये फैंग को कैसे जानता है, और उसे बताती है कि हाँ वो मेरा जूनियर है और मैं उसे जानती हूँ। लेकिन फिर वो उससे सवाल करती है कि तुम उसे कैसे जानते हो, और अर्जुन उसे झूठ बोल देता है कि एक बार मैंने उसकी जान बचाई थी। अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुका हूँ कि यहाँ पर कुछ गुंडे हैं जो कि बाकी सब लोगों को हॉस्टेज बनाकर इस पूरे स्कूल का कब्जा लेना चाहते हैं। वो उसे बताती है ये सब बहुत जल्दी हुआ जब वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट्स आ गए थे और वहां से इवैक्यूएट करने के लिए हम यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडों ने बहुत सारे लोगों को किडनैप कर लिया और हॉस्टेज रख लिया। इसके बाद अर्जुन कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ होगा, और अपने मन में कहता है कि मेरी नई पावर्स के साथ उनसे निपटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। इसके बाद वो पूछती है कि अगर तुम सब कुछ समझ चुके हो तो मुझे इन रस्सियों से कब खोलोगे। उसके बाद कुछ बातचीत होती है और वो रस्सियां खोल देता है और उसके साथ साथ वो मीट भी खाती है। उसकी रस्सियां खोलने के बाद अर्जुन उसे एक गन देता है और वो कहती है मैं उस आदमी के बेस पर अटैक करने जा रही हूँ जिसने सब लोगों को हॉस्टेज रखा है, और उसने जितनी सप्लाईज चुराई है अगर वो सब खराब हो जाती या फिर वो सारी चीजें खा लेते हैं तो सर्वाइवर्स के पास कुछ भी खाने के लिए बचेगा नहीं, और हो सकता है आखिरी टाइम है जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं। इससे पहले अर्जुन ने उसे जाने के लिए कह दिया था, लेकिन जैसे वो सुनता है कि उसके पास बहुत सारी सप्लाईज है, अर्जुन उसे कहता है जरा 1 सेकंड रुको, और उसके बाद वो अपने बैग से एक बहुत बड़ी स्नाइपर राइफल निकालता है और कहता है कि फैंग मेरे भाई मेरे दोस्त जैसा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद हमें एक रूम में दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे आदमी गन के साथ खड़े हैं और उनके बीच में उनका बॉस बैठा है जो कि बहुत ज्यादा मस्कुलर है, और उसके आसपास 2 लड़कियां हैं। एक और सोल्जर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, और उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है और सब लोग बाहर आपका वेट कर रहे हैं और इस बार हम सारे स्टूडेंट्स को खत्म कर देंगे। और वो कहता है ये सब कुछ बढ़िया है और जो भी हमारे ऑर्डर्स को फॉलो ना करे उन्हें फ्रंट लाइंस पर भेज दो ताकि वो जल्दी मर जाएं। तभी उनके दरवाजे से एक बहुत तेज आवाज आती है और उनका दरवाजा टूट कर नीचे गिर जाता है, और तभी वहां पर अर्जुन आता है और कहता है मैंने तुम्हारी मीटिंग डिस्टर्ब तो नहीं की। और वो गुंडा हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे, बाहर 20 गार्ड थे। अर्जुन कहता है मैं बड़ी आराम से तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे आया। उसी के साथ वो अपना हाथ ऊपर करता है और एक उंगली उस आदमी की तरफ करता है जिसने सवाल पूछा था, और वो कहता है बैंक, और तभी उसका सर फट जाता है। और ये देखकर रूम में जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो जाते हैं कैसे कोई एक इंसान सिर्फ अपनी उंगली से दूसरे इंसान को मार सकता है। अर्जुन कहता है कि अगर सबको जिंदा रहना है तो सब अपनी जगह पर खड़े रहो और कोई भी हिलेगा नहीं। और उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। और दूर से हमें दिखाया जाता है कि वो अर्जुन ने नहीं एक स्नाइपर ने किया था, और वो स्नाइपर थी उस टीम की कैप्टन। लेकिन उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वहां पर बहुत सारे खतरनाक आदमी है जिनके पास बहुत सारे हथियार भी हैं, और उसे अर्जुन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन अर्जुन ने जब उसे हथियार दिया था उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि यही करना है, और वो मनी मन सोचती है कि मैं इतने बेकार प्लान के लिए अग्री कैसे कर सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जैसे ही वो दोबारा से खिड़की की तरफ देखती है वहां के कर्टन्स क्लोज हो जाते हैं। वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में पूछती है क्या तुम ठीक हो, वहां पर क्या हो रहा है। और उसे पता चलता है कि वहां पर सारे लोगों को पता चल चुका है कि ये सारा काम अर्जुन ने नहीं एक स्नाइपर ने किया था। वो वहां से भागती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पोजीशन भी डिस्कवर हो चुकी है। वो बहुत जल्दी बिल्डिंग्स को जंप करते हुए अर्जुन के पास जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अर्जुन खतरे में है, और उसे अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में सुनाई दे रहा था कि लोग उसके पास आ रहे हैं उसे मारने के लिए। और वो हर सेकंड के बाद बहुत ज्यादा एंग्शियस होती जा रही थी कि अर्जुन मर जाएगा, अर्जुन उसकी वजह से मर जाएगा। और वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली और गुस्से में दरवाजे तोड़कर अंदर जाती है और कहती है मैं यहाँ पर तुम सबको मारने के लिए आई हूँ। और वो अंदर जाकर देखती है कि सारे आदमी जमीन पर गिरे हुए थे और उन्हें बहुत बुरी तरीके से किसी ने तो मारा था, और रूम के बीच में अर्जुन ने उनके बॉस को गर्दन से पकड़ रखा था। वहां पर जितनी भी सप्लाईज थी अर्जुन अपने डायमेंशनल स्पेस में उसे स्टोर कर लेता है और उसे बताता है कि यहाँ पर कोई सप्लाईज नहीं थी। उसका बॉस कहता है कि मुझे मारना मत, वरना जितना भी ग्रुप बचा है
वो सब मिलकर तुम्हें हंट करेंगे। और ये सुनते ही अर्जुन उसकी गर्दन तोड़ देता है और कहता है चिंता मत करो, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे आते ही होंगे। और कैप्टन ये देखकर हैरान हो जाती है, क्या ये सब तुमने खुद किया है? और इसके बदले में अर्जुन कहता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और यहाँ पर कोई सप्लाईज नहीं है। और कैप्टन सोचते क्या हमसे पहले यहाँ पर कोई आया था जिसने सारी सप्लाईज चुरा ली? और वो मनी मन सोचता है कि मैं सारी सप्लाईज उसी के साथ शेयर करूंगा जिसे मैं जान जाऊंगा, जिस पर मैं ट्रस्ट करूंगा। और देखते कि वो बाद में कैसा बिहेव करते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करेंगे तो मैं उन्हें खाना और सप्लाईज दे दूंगा। इसके बाद वो कहता है चलो गर्ल्स हॉस्टल चलते हैं। और उसे पूछती है कि स्पेसिफिकली तुम वहीं क्यों जाना चाहते हो और अर्जुन वहां पर क्यों जाना चाहता है। ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड लाइक करके जाना। तब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड की रिकॉर्डिंग करता हूँ।